हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के अंदर है। मैट्रिक्स की जाति, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये देखो, यहाँ से मैट्रिक्स ए की कुछ पंक्तियाँ तथा स्तंभों को छोड़ने पर शेष। सबसे पहले आप मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स ए की कुछ पंक्तियाँ तथा स्तंभों को छोड़ने पर शेष पंक्तियाँ तथा स्तंभों की मैट्रिक्स दी मैट्रिक्स ए की उप मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये एक मैट्रिक्स है। इसकी देखो, इन्होंने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया, तो ये एक उप मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स ये बना ली, कुछ पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से ये भी मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स कहलाती है। अब माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या है? उप मैट्रिक्स की उप और लघु सारणिक। हम पूर्व देख चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत एक सारणिक ये होती है। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स से प्रत्येक वर्ग उप मैट्रिक्स के संगत भी एक सारणिक होती है, जो कि दी गई सारणी की उप सारणी कहलाती है। अब देखो, इसमें देखो, यहाँ आ जाओ आप तो सीधे ये डेफिनेशन आपको ये पढ़ लेना। मैट्रिक्स की जाति की डेफिनेशन पढ़ते हैं। माना ए कोई मैट्रिक्स है तथा आर एक ऐसा धन पूर्णांक है कि मैट्रिक्स ए का आर कोटि की कम से कम एक उप सारणिक का मान शून्य नहीं है। R+1 कोटि का प्रत्येक उप सारणिक का मान शून्य हो तो आर मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? जाति। पक्का कर लो, मैट्रिक्स ए है तथा आर एक ऐसा धन पूर्णांक है कि मैट्रिक्स ए का आर कोटि की कम से कम एक उप सारणिक का मान शून्य नहीं होना चाहिए। सेकंड, R+1 कोटि का प्रत्येक उप सारणिक का मान शून्य हो तो आर मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। इसे रो ए से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ बातें बता रखी है। किसी भी शून्य मैट्रिक्स की जाति शून्य होती है, और परिभाषा से शून्य मैट्रिक्स की जाति तो क्या होती है? जीरो होती है। कोई भी मैट्रिक्स होती है, फिर उसकी रैंक ऑफ ए होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होती है। शून्य मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। रैंक ऑफ ए एन होना चाहिए यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ताकि क्या हो जाए? रैंक एन हो जाए। यदि ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक है, यानी उसमें एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ है, तो रैंक ऑफ ए होगा वो हमेशा छोटा होगा मिनिमम ऑफ एम कोमा एन से। अब नलिटी क्या होती है? नलिटी को एन ए से व्यक्त करते हैं। ये इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ध्यान रखना, यदि मैट्रिक्स ए एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इन्होंने वर्ग मैट्रिक्स कह दिया, मतलब जितने स्तंभ हो गए उतनी पंक्ति होगी। तो एन माइनस रो ए, तो एन में से उस रो ए को घटा दीजिए, तो वो क्या कहलाता है? रिक्तता कहलाती है या नलिटी कहलाती है। तो एन ए से व्यक्त करते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन माइनस रो ए। ये देख लो। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अब ये देखो, एक एग्जाम्पल आ गया। मैट्रिक्स ए की जाति ज्ञात कीजिए। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। परिभाषा अनुसार रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं।
तो ये पक्का है कि ये वाली इन्होंने चीज़ बताई कि ये इससे रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम एम कोमा एन, तो ये आ जाएगा। तो अब इन्होंने कोई भी 2x2 की वो ली, जैसे ये आ गई 2x2 की सारणिक, तो ये आ जाएगा। ये इन सब सारणिक का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन 2 आ गई, किंतु मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो अतः रैंक ऑफ ए 1 आ गई, क्योंकि 2 ऑर्डर की सारी क्या होती है, इसमें 0 हो रही है डिटर्मिनेंट, तो रैंक ऑफ ए लेस देन 2 होगी। फिर लेस देन 2 का मतलब 1 होगी, क्योंकि ये 0 है नहीं मैट्रिक्स। अब ये देखो मैट्रिक्स ए की जाति ज्ञात कीजिए, तो ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, रैंक ऑफ ए वही वो फॉर्मूला लगा दिया, न्यूनतम 3,4, तो ये आ जाएगा 3। अब 3x3 ऑर्डर की तो इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है, तो इन्होंने निकालना शुरू किया, तो इनके पास में एक है वो नॉट इक्वल टू 0 मिल गई। नॉट इक्वल टू 0 मिलते ही उस ऑर्डर की जो जो 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिली है, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 3। अब ये ध्यान दो, एक और है 2.1, किसी मैट्रिक्स ए तथा उसकी परिवर्त मैट्रिक्स ए टी की जातियाँ समान होती है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए टी, ये हमेशा पक्का कर लो, ये समान होती है। फिर उसके बाद में ये आप पढ़ सकते हैं, एक और थ्योरम आती है, किसी मैट्रिक्स ए तथा उसकी संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स की जातियाँ समान होती है, अर्थात रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार। ये भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको आप ध्यान से पढ़ें। इस तरीके से हम कुछ, अब ये ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने बताया है, ये आ गया। अब एक तो ये आपको याद रखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, यदि माना α1 α2 αn सदिश है तथा a1 a2 an अदिश है, तो इनका गुणा ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, एक घात संचय कहलाता है। उसके बाद में ये आ जाइए यहाँ पर, एक अल्फ़ा आपको ये दे रखा है, α1 α2 α3 ये दे रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त कीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3, यह आ गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 - 2 5, तो a1 α1 a2 α2 a3 α3, तो ये मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद में इन्होंने प्रथम जोड़ दिए कोमा, तो ये अब ये पेयर है वो इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये एक घात संचय के रूप में व्यक्त हो गया। α1 α2 a1 a2 a3 के मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो वो एक घात संचय आ जाएगा। अब हमारे पास में आता है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनकी परिभाषा देखिए, सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता। डेफिनेशन, यदि α1 α2 डैश 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 αn लीनियरली डिपेंडेंट एक घाततः परतंत्र या रैखिकतः आश्रित कहलाती है, यदि a1 a2 an सभी शून्य नहीं हो। ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा है, सभी शून्य नहीं हो, और फिर भी इनका मान जो है a1 α1 a2 α2 डैश 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 प्लस an α1 का मान 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। और इसमें क्या होगा कि यदि लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है, कहलाते हैं यदि a1 α1 l2 α2 प्लस डैश डैश an α1 इज इक्वल टू 0, इसमें सारे शून्य होंगे, तो ये क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो ये इन्होंने बताया है, यदि सदिश 3 1 -4 अल्फा 2 2 2 -3 अल्फा 3 0, -4, 1 लीनियर इंडिपेंडेंट है, चूँकि -2 3 1 एलिमेंट आर। तो -2 अल्फा 1 3 अल्फा 2 और 1 अल्फा 3 ये किया, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का मान रख दिया, तो ये कैलकुलेट किया तो ये 0 आ गया। अब देखिए ये सभी नॉट इक्वल टू 0 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इसी तरीके से यह भी लीनियरली, अब ये देखो ये क्या कहता है, जैसे E1 E2 E3 E1 E2 E3, तो A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, A1 E1 A2 E2 A3 E3, तो ये कैलकुलेट किया तो ये सारे शून्य आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सारे शून्य आने का मतलब क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये देख लो नीचे ये आ गया। अब हम जैसे ये आ गया सदिश ये दे रखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त करना है, तो ये तो इधर रख लो जिसको व्यक्त करना है, इसको A1 से A1 अल्फा 1 और ये ले आओ, तो A1 है, फिर वो ये सबसे पहले ये अंदर गुणा करवा लो, ये इससे गुणा करवा लो, ये इससे गुणा करवा लो, फिर क्या है कि ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये पढ़ोगे तो 3 इक्वेशन आ जाएगी। 3 इक्वेशन आने के बाद में इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद में ये इनको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, असंगत आ गई, अतः परिणामतः अल्फा 1 अल्फा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त करना संभव नहीं है, ये बता दिया इन्होंने, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। उसके बाद में जैसे एक और सवाल आता है, अल्फा ये दे रखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त करो इसमें, तो वही टेक्निक लगाई। उसके बाद में ये इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशंस को इन्होंने सॉल्व कर लिया, तो ये A1 A2 A3 के मान आ गए, तो ये मान वहाँ रख दिए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त हो गया। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सिंपल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब ये मैट्रिक्स की पंक्ति जाति क्या होती है, पंक्ति जाति का देखिए, माना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, Aij M क्रॉस n, कोई एक M क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में n अवयव हैं, अर्थात प्रत्येक पंक्ति n सदिश है। मैट्रिक्स ए में Li पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को ए की पंक्ति जाति कहते हैं, अर्थात ए की पंक्ति जाति Li में अधिकतम पंक्तियों की संख्या। इसी तरीके से देखो, दोबारा पढ़ो इसको, डेफिनेशन को। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ये कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस n की, इसकी प्रत्येक पंक्ति में n अवयव है, ठीक है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति n सदिश वेक्टर है। तो मैट्रिक्स ए में Li पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को ए की पंक्ति जाति कहते हैं, अर्थात ए की पंक्ति जाति, तो ए की Li पंक्तियों की अधिकतम संख्या कहलाती है। स्तंभ जाति में देखिए, स्तंभ जाति में माना ए की Li स्तंभ जातियों की अधिकतम संख्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या ए की स्तंभ जाति कहलाती है। तो ए की स्तंभ जाति होगी वो ए की Li स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये आपको याद रखनी है। मैट्रिक्स की जाति क्या होती है, मैट्रिक्स की जाति क्या होती है, एक मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति समान हो तो उभयनिष्ठ संख्या ही उसकी मैट्रिक्स की जाति कहलाती है। पंक्ति जाति निकाल लीजिए, स्तंभ जाति निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगी, इसकी मैट्रिक्स की जाति हो जाएगी। तो ये देखिए, अब ये इन्होंने बताया है कैसे निकालना है पंक्ति जाति और स्तंभ जाति। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैट्रिक्स की पंक्ति एवं स्तंभ जाति ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए,
माना R1 R2 एवं R3 मैट्रिक्स ए की पंक्ति सदिश है, इसलिए R1 इज इक्वल टू 1 2 3, R2 इज इक्वल टू 2 3 4, R3 इज इक्वल टू 0 2 2। तो इन्होंने ये पंक्तियाँ ले ली, फिर R2 माइनस 2R1 किया तो ये आ गया, फिर ये विभिन्न प्रकार के इन्होंने ऑपरेशन लगाए, R3 प्लस 2R2 माइनस 4R3 किया, ये आ गया। तो सदिशों शून्य नहीं के बराबर है, अतः R1 R2 R3 LI है, तो तीनों LI हो गए, तो इसका मतलब इसकी जाति कितनी होगी, 3 होगी। स्तंभ जाति में इनको स्तंभ ले लिए, तो स्तंभों को इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया, तो इस तरीके से ये भी क्या आ गए, ये अगर शून्य आ जाता ना तो अपने गड़बड़ हो जाती, ये शून्य नहीं आया तो इसका मतलब ये होगी, ये 3 आ गई स्तंभ जाति भी, तो ये मैट्रिक्स की जाति क्या होगी, 3 होगी। मैट्रिक्स की पंक्तियों में स्तंभ जाति याद कीजिए, तो पंक्तियाँ ले ली पहले R1 R2 R3, फिर इन्होंने कॉम्बिनेशन किया, ये शून्य आ गया, शून्य आने का मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स की जाति ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गई, तो दो ही हो गई इसकी, एक ही पंक्ति जाति कितनी होगी, 2, ये 2 होगी, 3 वाला तो शून्य हो गया। इसी तरीके से स्तंभ ले ली, स्तंभों में इन्होंने ऑपरेशन कराई, ऑपरेशन कराने से ये आ गया, तो कुल मिला के इनके पास में ये LI मिल गए, तो स्तंभ जाति भी 2 होगी। पंक्ति की फिर वो सेम एक प्रॉब्लम आ रही है, अब एक्लेहन फॉर्म, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक्लेहन और ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हों, ये देखो शून्य पंक्ति क्या कहलाती है, यदि किसी मैट्रिक्स की किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो वह पंक्ति शून्य पंक्ति कहलाती है, किंतु यदि किसी पंक्ति के कुछ या सभी अवयव अशून्य हो तो वह अशून्य पंक्ति कहलाती है। ये इन्होंने बात बताई है, जैसे इसमें ये अशून्य पंक्ति हैं सारी, ये शून्य पंक्ति है। एक्लेहन फॉर्म क्या होती है, ये देखो, ये अभी इन्होंने बात, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लेहन फॉर्म, किसी मैट्रिक्स के एशलन या एक्लेहन रूप में अशून्य पंक्तियों की संख्या मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। ये आ गया, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये आ गया, जैसे ये है अपने पास में, शो प्रदर्शित कीजिएगी इस मैट्रिक्स को इससे, तो ये आपको क्या है कि सबसे पहले मैट्रिक्स है में C12 लगाया, यानी 1 और 2 जो कॉलम है उसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर R3 1 माइनस R3 में से R1 को घटा दिया, ये आ गया अपने पास में ये वाली मैट्रिक्स, फिर C2 है उसको आधे से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, ये आ गया, R3 माइनस R2 कर दिया, तो ये आ गया, फिर ये इस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन चलाते चलाते ये प्रूव हो गया। नॉर्मल फॉर्म भी होती है भाई, नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, ये जिस ऑर्डर का ये इकाई मैट्रिक्स बन जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, रैंक, तो इसको I3 0 से व्यक्त करते हैं, तो ये रैंक आ गई हमारे पास में। तो इस तरीके से हम रैंक के ऊपर आज हमने चर्चा की, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन, ये घात संचय, इन पे चर्चा की, आपको और भी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स कर सकते।